हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पहला चैप्टर था उसका दूसरा टॉपिक, दूसरा भाग, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, जो पहले यूरोप का जो स्थिति थी, यूरोप की स्थिति थी 18वीं सदी के पहले या 17वीं सदी के आसपास का जो समय था, या 18वीं सदी के आसपास का जो समय था, उस समय जो जर्मनी था या इटली था या स्विट्ज़रलैंड था जो हम आज जानते हैं, वो ऐसे नहीं था। यानी कि वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ उसमें जो पहले इटली, या जो आज हम जानते हैं इटली के बारे में, जर्मनी के बारे में, या अन्य जो देश थे स्विट्ज़रलैंड, वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। क्योंकि वहाँ पे कौन सा शासन था? राजशाही, यानी कि राजाओं का शासन था, निरंकुश शासन था। उसके जो यूरोप के अधिकांश हिस्से थे वो निरंकुश शासन के अधीन थे, यानी कि राजाओं का शासन था। हर क्षेत्र में अलग अलग राजाओं का शासन था, समान संस्कृति या भागीदारी नहीं थी। वहाँ पे जैसे छोटे छोटे यूरोप जो था छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, हर छोटे हिस्से का अपना अलग भाषा होता, वहाँ पे अपने अलग राजाओं का अलग शासन होता था। कुछ जैसे कि कुछ क्षेत्र थे, जैसे टिराल था, ऑस्ट्रिया था, स्विट्ज़रलैंड था, उसके साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते थे। वहाँ के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन भाषा। कुलीन वर्ग के लोग जर्मन भाषा बोलते थे। इसके अलावा जो हैम्सबर्ग साम्राज्य था, वहाँ पे लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। इतालवी भाषी का मतलब वहाँ पे लोग कौन सी भाषा बोलते थे? इतालवी भाषा। कौन सी भाषा? इतालवी भाषा बोलते थे। किस क्षेत्र में? हैम्सबर्ग साम्राज्य में, लॉम्बार्डी और वेनेशिया में। अब जो हंगरी के आधे लोग थे, क्योंकि यूरोप छोटे छोटे हिस्सों में बटा था, हंगरी हो गया, सुडेटेनलैंड हो गया, टिराल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, तो इसी में जो हंगरी था वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते थे? वहाँ के आधे से अधिक लोग वहाँ के आधे से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते थे? आधे से अधिक लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा? मैग्यार। कहाँ के लोग? हंगरी के लोग। हंगरी के आधे से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते थे? मैग्यार भाषा बोलते थे। इसी प्रकार से गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। तो इसका मतलब ये है कि यूरोप छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, वहाँ पे राजाओं का शासन था, और हर क्षेत्र के लोग अपनी अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं रखते थे। यानी कि कहीं के लोग जर्मन बोलते थे, कहीं के लोग इतालवी भाषा बोलते थे, कहीं के लोग मैग्यार बोलते थे। तो जो छोटा छोटा भाग था, राजाओं का कब्जा था, जो ये सभी जो बड़े देश हैं आज, उस समय छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, और वहाँ पे राजाओं का शासन था, उनका साम्राज्य था, और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अब इसके बाद है अगला पॉइंट है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अब तक की जो यूरोप था 18वीं सदी के आसपास, वह जैसे आज हम जानते हैं जर्मनी को जानते हैं, इटली को जानते हैं, वैसे उस समय नहीं था। वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र का शासन था, यानी कि ये राजाओं का शासन था, और छोटे छोटे हिस्सों में बटे होने के साथ साथ वहाँ पे अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। अब दूसरा पॉइंट ये है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। तो जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग का मतलब क्या होता है? कुलीन वर्ग उस समय, तो जो कुलीन वर्ग था उनको कई प्रकार के अधिकार दिए गए थे। कुलीन वर्ग में कई प्रकार के उन्हें अधिकार, ज़मीनी अधिकार मिला हुआ था। उनको एक तो ज़मीन काफ़ी मात्रा में दिया गया था, और ऊपर से वे क्या करते थे? अपने ज़मीन पे जनसाधारण वर्ग के लोगों को काम करवाते थे, और ऊपर से उन्हीं से वे कर भी लेते थे। तो ये था कुलीन वर्ग, इनको काफ़ी अधिकार मिला हुआ था, और ये यूरोप महाद्वीप के एक प्रभुत्वशाली वर्ग का था। यानी कि जैसे कि
यूरोप में जो कई वर्गों में समाज बटा हुआ था, कुलीन वर्ग हो गया, पादरी वर्ग हो गया, जनसाधारण वर्ग हो गया, उसमें जो कुलीन वर्ग था वो क्या था, काफ़ी प्रभुत्वशाली। इन लोगों की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, इनकी जीवन शैली काफ़ी अच्छी थी, इनके पास जायदाद होते थे, शहर में हवेलियाँ होते थे, इनके पास काफ़ी मात्रा में जायदादें होती थी। और ये जो भाषा का प्रयोग करते थे, मुख्य रूप से कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, ये कुलीन वर्ग के लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कुलीन वर्ग में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे या कुलीन वर्ग के लोग ही ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, यानी कि कुलीन वर्ग के लोगों का जो परिवार था, यानी कि क्योंकि ये उच्च परिवार से आते थे तो उनका जो वैवाहिक संबंध था वो एक परिवार से दूसरे परिवार में, कुलीन वर्गों में ही इनका जीवन यापन यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित होता था। इसके अलावा क्या था, मगर ये लेकिन ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से छोटा समूह था, क्योंकि इनके पास शक्तियाँ थी, इनके पास धन था, लेकिन इनकी जो जनसंख्या थी वो उतनी नहीं थी जितनी कि जनसाधारण वर्ग के लोगों की थी। कुलीन वर्गों की संख्या जनसाधारण वर्ग के लोगों की संख्या के हिसाब से कम थी। उसमें जो जनसंख्या के अधिकांश लोग थे वो क्या थे, जो यूरोप में जनसंख्या का ज़्यादा जो जनसंख्या था वो किनका था, वो खेती कृषक करने वाले लोगों का था, खेती करने वाले लोगों का था, जो ज़मीन पे खेती करते थे, काश्तकार की खेती करते थे। जबकि पूर्वी मध्य यूरोप में विशाल जागीरें भी बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी कि उस भूमि के जो दास होते थे वही उस पर खेती करते थे। इसके अलावा क्या था, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ जिनका प्रभुत्व बाजार के उत्पादन पर टिका हुआ था। अब जैसे जैसे यूरोप के पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन शुरू हुआ यानी कि औद्योगिकरण हुआ, तो औद्योगिकरण होने के साथ साथ क्या हुआ, शहरों का विकास हुआ। ये कहीं की भी स्थिति है जहाँ पे औद्योगिकरण होता है वहाँ पे शहरों का विकास होता है, तो उन क्षेत्रों में भी औद्योगिकरण हुआ और शहरों का विकास हुआ, जिसमें अब जो विकास होगा उनके लिए क्या होगा, उन क्षेत्रों में जो वस्तुओं का उत्पादन होगा उनके लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो यही लोग क्या करते थे, मजदूरी करते थे। कौन लोग, जो तीसरे वर्ग के लोग कृषक या मजदूर होते थे। लेकिन जो इसके अलावा जो इंग्लैंड का औद्योगिकरण हुआ था वो 18वीं सदी के ये कह सकते हैं कि 1850 के आसपास, यानी कि 1718वीं सदी का मतलब कि 1700 स्टार्ट हुआ होगा, 1750 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिकरण का विकास हुआ। और इसके बाद इंग्लैंड होते हुए यह फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में भी इसका विकास, यानी कि इंग्लैंड में हुआ, फिर फ्रांस और जर्मनी में 19वीं सदी के आसपास में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी 18वीं सदी के बाद ये कह सकते हैं कि 1750 के आसपास इंग्लैंड में, और उसके बाद 19वीं सदी में जो औद्योगिकरण का विकास हुआ वो कहाँ पे हुआ, फ्रांस और जर्मनी में हुआ। अब जैसे जैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ, उद्योगपति व्यापारियों की संख्या बढ़ती रही, क्योंकि उद्योग लगते रहे, व्यापारी व्यापार करते रहे, उनकी आय बढ़ती रही। तो ये कब तक चला, ये सदी के अंतिम दशकों तक था। कब, 19वीं सदी की। ये जो फ्रांस में जर्मनी में औद्योगिकरण का विकास हुआ ये 19वीं सदी के अंतिम दशक तक चला। अब इसमें जो कुलीन वर्ग थे उनको कुछ विशेषाधिकार उनकी समाप्ति के बाद भी शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच ही एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी कि कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार दिए गए थे, कौन से विशेषाधिकार दिए गए थे कि कुलीन वर्गों को ये विशेषाधिकार दिया गया कि राज्य जो मुख्य सरकार होती थी राजतंत्र में, राजा के द्वारा जो कर लिया जाता था वो कुलीन वर्गों को नहीं देना था। कुलीन वर्गों को वो कर नहीं देना था, बल्कि कुलीन वर्ग के लोग क्या करते थे, जनता से ही, कृषकों से ही अलग से कर लेते थे, सामंती कर लेते थे। तो ये सब अधिकार बाद में समाप्त कर दिया गया। तो अगला पॉइंट है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। अब उदारवादी जो शब्द है, उदारवादी शब्द ये जिसे लिबरलिज्म कहा जाता है। उदारवादी को क्या कहा जाता है, लिबरलिज्म।
लिबरलिज्म, ये जो भाषा है लिबरलिज्म जो शब्द है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के मूल लीबर से लिया गया। जो लैटिन भाषा का जो शब्द होता है उसके लीबर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? उदारवाद का अर्थ, ये उदारवाद जो शब्द है वह लिबरलिज्म शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आज़ाद। इसका अर्थ क्या होता है? उदारवाद जो लिबरलिज्म से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद होता है। तो इसमें क्या हुआ? नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी। जो नए मध्यम वर्ग के लोग थे उनके लिए उदारवाद का मतलब क्या था? उदारवाद का मतलब ये था कि व्यक्ति की आज़ादी, यानी कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति किसी देश में रहता है तो वो कानून के नज़र में क्या है? बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ उच्चा व्यवहार किया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाए। कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। ये किसके विचार थे? उदारवादी राष्ट्रवाद, यानी कि उदारवादी लोगों की ये विचार थे। तो जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। यानी कि जैसे ही फ्रांसीसी क्रांति में निरंकुश शासन का अंत हुआ, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी के आसपास हुई, उसमें निरंकुश शासन का अंत हुआ, तो पादरी वर्ग के जो विशेषाधिकार थे वो क्या किए गए? समाप्त कर दिए गए। और 19वीं सदी की उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया। यानी कि जो जिसकी निजी संपत्ति है, यानी कि जो किसी की संपत्ति है वो उस संपत्ति का स्वामी है, इस पे बल दिया गया। लेकिन यह भी कहा गया कि यह जरूरी नहीं कि कानून के समक्ष बराबरी के विचार के लिए मताधिकार के पक्ष में है। मतलब ये कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यानी कि ये पहला राजनीतिक प्रयोग था क्या? कि किसी का भी संपत्ति, सभी व्यक्ति अपनी संपत्ति के क्या हैं? सभी व्यक्ति जिसकी भी जो संपत्ति है, या घर हो या खेत हो या अन्य संपत्ति हो, वह उसका अधिकारी है। यानी कि वह उसको कोई उस संपत्ति को ले नहीं सकता, वह व्यक्ति उस संपत्ति का अधिकारी है। इसके अलावा जो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अब जिसके पास संपत्ति है उसे तो अधिकार दिया गया, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं था उसे क्या किया गया? राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यानी कि संपत्ति विहीन लोगों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ये फ्रांसीसी क्रांति में भी देखने को मिला था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले यही हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो संविधान बने थे उसमें भी यही हुआ था, और इस समय भी यही हुआ कि जिसके पास संपत्ति है वो तो उसको मताधिकार दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है, वो या तो पुरुष हो या तो महिला, उन्हें मताधिकार से क्या किया जाएगा? बेदखल कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। जो जैकोबिन शासन था 1793 से 94 के आसपास, यानी कि बीच में ही 1793 से 94 के बीच जो जैकोबिन सरकार ने नियम बनाए थे, उसमें ही कुछ टाइम के लिए उन सभी व्यक्तियों को मताधिकार के लिए दिया गया था अधिकार कि हर व्यक्ति जिसके पास संपत्ति हो या न हो, हर व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार दिया जाएगा। नहीं तो उसके बाद से ये सभी अधिकार क्या किए गए? समाप्त कर दिए गए। फिर क्या हुआ? संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन किए। देखिए कि जैसे कि कुछ टाइम तक तो इन्हें अधिकार दिया गया था, संपत्ति हो या न हो, इन्हें राजनीतिक अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या किया गया? जिसके पास संपत्ति नहीं है उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। तो इन पुरुषों ने और इन महिलाओं ने जिसके पास संपत्ति नहीं था, उन्होंने काफ़ी समय तक आंदोलन किया। किस लिए? कि उन्हें भी राजनीतिक अधिकार दिया जाए।
उदारवादों ने क्या किया, उदारवाद जो थे आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी की आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के खत्म करने के पक्ष में थे। जो उदारवाद लोग थे वे बाजारों की मुक्ति यानी कि बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी की आवागमन पर राज्य यानी कि राज्य जो नियंत्रण रखता था किसी भी चीज़ पे या पूंजी पे, राज्य का जो नियंत्रण होता था उसको क्या करना चाहते थे उदारवादी लोग, जो आज़ादी के समर्थक थे वे उसे ख़त्म करना चाहते थे। यानी कि सरकार का कोई भी नियंत्रण ना हो, ना तो बाजार पर, ना तो चीज़ों पे, ना ही पूंजी पर। लेकिन 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यवर्ग की यह जोरदार मांग थी। यही जो उदारवादी लोग थे उन्होंने ही ये सब मांग रखी थी कि जो सरकार द्वारा कई प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं उनके पूंजी पे या चीज़ों पे या बाजार की मुक्ति पे, वो क्या किए जाए, उसको हटा लिया जाए। देखिए नेपोलियन जो था उसने प्रशासनिक कदमों ने अनगिनत छोटे प्रदेशों से जो 29 राज्यों का महासंघ था, यानी कि जो नेपोलियन जब शासन कर रहा था तो उसका शासन कितने का था, 29 राज्यों का जो महासंघ था। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली रखी थी। जो 29 राज्य थे जो उस पर शासन करता था नेपोलियन, 29 राज्यों पे शासन किया, छोटे छोटे राज्यों पे। उन 29 राज्यों का क्या था, अलग अलग मुद्रा थी और अपनी मुद्रा थी, मतलब कि हर राज्य का अपना मुद्रा था। 39 राज्यों का 39 राज्यों का अपना एक मुद्रा था और अपना नाप तौल प्रणाली था। लेकिन 1833 में क्या हुआ, 1833 में हैम्सबर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यानी कि जो स्थान था हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग, 1833 के आसपास क्या करना पड़ता था, उन्हें उतना दूर जाके सीमा शुल्क देना पड़ता। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे क्या करना पड़ता था, उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता था। और हर बार लगभग कितना %, हर बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे 5% क्या देना पड़ता था, सीमा शुल्क देना पड़ता था। और शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन आकार के अनुरूप लगाया जाता है। यानी कि शुल्क 5% या 10% जो भी देना होगा वो किस पे लगाया जाएगा, वस्तु का क्या वजन है और उसका आकार क्या। अगर वस्तु का वजन ज़्यादा रहेगा तो उस वजन के हिसाब से उसको उतना % कर, या आकार बड़ा रहेगा तो उस हिसाब से उन पर कर लगाया जाता था। तो ऐसे करने पे क्या होता था, अब मान लीजिए कि ज़्यादा सामान भारी है तो उस पर कर लगाना है, उस हिसाब से 5% कर लगाना है। अगर 1 कुंटल का है तो 5% उसका कर देना होगा, 2 कुंटल का है तो 10%, 5% 10%। इसी प्रकार से अगर भारी सामान है तो उसको उसका जो हिसाब लगाने में क्या होता था, टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता था। और उस समय जो कपड़े को नापने वाला पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। क्या उसका नाम था, कपड़े नापने का जो पैमाना था उसे क्या कहते थे, एले। तो उसकी जगह बदलती रहती थी, यानी कि वो पूर्ण अपने आप में पूर्ण नहीं था। तो ये था उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने। अब अगला पॉइंट है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में क्या हुआ था, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का जो युद्ध था वह उसमें क्या हुआ था, वाटरलू के युद्ध में ही नेपोलियन क्या हुआ था, पराजित हो गया था। सर कई देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो जैसे ये वाटरलू का युद्ध हुआ, नेपोलियन पराजित हुआ, यूरोपीय सरकार क्या हुई, रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हो गई। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, पुरानी परंपराएं मानने वाले। जो रूढ़िवाद जो पुरानी परंपराओं को, प्राचीन परंपराओं को मानते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, रूढ़िवाद कहा जाता है। तो पुरानी परंपराएं क्या थीं, राजतंत्र में जैसे चर्च था, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना, ये सब पुरानी परंपराएं थी। तो वे क्या हुए, फिर पुनः नेपोलियन के जाने के बाद, उसकी हार के बाद पुनः उन्होंने क्या किया, पुरानी परंपराओं को मानना शुरू कर दिया। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्या थे, क्रांति के पहले दौर से वापसी नहीं चाहते थे। मतलब कि जो अधिकतर लोग थे वे ये नहीं चाहते थे कि पुरानी परंपराएं मानी जाए। यानी कि जो आगे, जो हम समाज आगे बढ़ चुका है, आधुनिक युग में पहुंच चुका है, तो पुरानी परंपराओं को मानने के समर्थक बहुत ही कम लोग थे।
तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। यानी कि नेपोलियन ने क्या किया था, पुरानी परंपराएं जो रूढ़िवाद थी उसको समाप्त करके आधुनिकीकरण की शुरुआत की थी। तो उन्हें मालूम था, वे सभी जनता जानते थे कि आधुनिकीकरण से ही देश का विकास हो सकता है, न कि रूढ़िवाद से। फिर 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, अन्य महाशक्तियों ने क्या किया, नेपोलियन को जो हराया था 1815 में, इन शक्तियों ने क्या किया था, नेपोलियन को हराया था। तो वे प्रतिनिधि यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। यानी कि जो 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी और जिन लोगों ने, यानी कि जिन देशों ने नेपोलियन को पराजित किया था मिलकर, जिनमें ब्रिटेन था और कौन सा देश था, ब्रिटेन, प्रसा था और कौन सा देश था, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया। तो ब्रिटेन, प्रसा और ऑस्ट्रिया, इन देशों ने क्या किया, वियना में एक सम्मेलन किया और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की, जिसकी मेजबानी किसने की, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के उस समय चांसलर होते थे, ऑस्ट्रिया के ड्यूक मैटरनिक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस वियना सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया, मतलब कि मेजबानी की। इन्हीं की मेजबानी में वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन क्यों हुआ, 1815 में जब नेपोलियन पराजित हो गया, तो जिन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया उन्होंने ही वियना सम्मेलन की मांग की और इस सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता यानी कि मेजबानी किसने की, ड्यूक मैटरनिक ने की। और ये कब हुआ था, 1815 में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें इनका उद्देश्य क्या था कि सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। यानी कि नेपोलियन के युद्ध के दौरान जितने भी बदलाव हुए उसे समाप्त करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बोस वंश की सत्ता में बहाल किया गया, जो फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा कर उसने नेपोलियन के अधीन किया। यानी कि नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों को अधीन किया था, नेपोलियन राजा बनने के बाद जिन क्षेत्रों को अधीन किया, जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था, वो क्षेत्र क्या किए जाएंगे, स्वतंत्र कर दिए जाएंगे। नेपोलियन की हार के बाद ये क्षेत्र क्या किए जाएंगे, स्वतंत्र कर दिए जाएंगे। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। यानी कि पुनः फ्रांस में कोई दूसरा नेपोलियन न पैदा हो जाए और वह दूसरे देशों को जीत के पुनः अपना साम्राज्य विस्तार कर ले। इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए क्या किया गया, इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि पुनः भविष्य में कोई विस्तार न हो पाए। और उत्तर में क्या किया गया, उत्तर में नीदरलैंड राज्य की स्थापना की गई। जो नीदरलैंड हम देश के नाम से जानते हैं, नीदरलैंड, जिसे बाद में हालैंड भी था जिसका नाम, तो उस राज्य की स्थापना की गई जिसमें बेल्जियम भी शामिल था। तो उत्तर में क्या किया गया, नीदरलैंड और बेल्जियम को स्थापित कर दिया गया। और क्या किया, दक्षिण में पिडमांट में जेनोवा जोड़ दिया गया। यानी कि उत्तर में क्या किया गया, बेल्जियम, नीदरलैंड, और दक्षिण में पिडमांट, जेनेवा जोड़ा गया। फिर क्या किया, प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। उत्तर में जो फ्रांस के अगल बगल जो राज्य स्थापित किए गए उसमें क्या किया गया, उत्तर में किया गया नीदरलैंड को, बेल्जियम को, दक्षिण में किया गया पिडमांड को और पश्चिम में प्रसा को, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली के नियंत्रण में सौंपा गया। यानी कि फ्रांस के चारों तरफ विभिन्न जो राज्य थे उनको स्थापित कर दिया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। तो इस तरह से फ्रांस के अगल बगल विभिन्न राज्यों को स्थापित कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस में पुनः कोई व्यक्ति राजतंत्र स्थापित करके पुनः अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके। इसलिए क्या किया गया, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। साथ ही क्या किया गया, यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था कि यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम किया जाएगा। इसके अलावा क्या था, 1815 में स्थापित रूढ़िवादी जो शासन व्यवस्थाएं थी वो निरंकुश थी।
हम सभी को मालूम है कि निरंकुश शासन यूरोप में शुरू में निरंकुश शासन यूरोप में फैला हुआ था। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने ही गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती। तो जो 18वीं सदी था या 17वीं सदी था, उस समय निरंकुश शासन था, वो काफ़ी जो यूरोप था वो यूरोप के काफ़ी भागों में फैला हुआ था। ज़्यादा सरकारें क्या करती थी, सेंसरशिप के नियम बनाते थे। उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना, यानी कि अधिकतर जो एक तो निरंकुश शासन था और ऊपर से सेंसरशिप व्यवस्था स्थापित की गई। सेंसरशिप व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो जनता या वहाँ के जो कलाकार थे या जो अखबार बेचने वाले, मतलब अखबार छपाई करने वाले या किताबें लिखने वाले, नाटक के द्वारा गीत या इस प्रकार से समाज में अपने विचारों को प्रसार करने वाले, वे नहीं कर सकते थे। उन पे क्या किया गया था, उन पे प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया, उस प्रतिबंध को हटाना ही भी यहाँ इस जो प्रतिबंध लगाया गया था सेंसरशिप का, उसको हटाना भी इन लोगों का क्या था, 19वीं सदी में उस समय की जनता, उस समय की ये विचारधारा थी कि उस प्रतिबंध को हटाया जाए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, चाहे वो नाटक के द्वारा करे या किताबों में लिखकर या अखबारों में अपने विचारों को व्यक्त करके अपने विचारों को वो जनता के सामने रख सकता है। तो रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक जो उदारवादी लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो मुख्य काम किया गया, मुख्य मुद्दा क्या था कि प्रेस की आज़ादी। उदारवादी लोग क्या चाहते थे, प्रेस की आज़ादी, क्योंकि प्रेस के माध्यम से ही आम आदमी क्या होता है, आम आदमी को समाज में या देश में क्या समस्याएं चल रही है, प्रेस के माध्यम से ही वो जान सकता है। तो इस प्रकार से जो उदारवादी लोग थे, उन्होंने समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, क्रांतिकारी। तो जो 1815 के बाद के दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया, यानी कि अनेक 1815 के बाद जो हुआ, 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया, तो उसके दमन के वजह से अनेक जो उदारवादी लोग थे वे भूमिगत कर दिया, यानी कि वहाँ से वो क्या हुए, वहाँ से छिप गए। मुख्य रूप से वे क्या हुए, छिप गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों ने क्या किया, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब क्योंकि क्रांति अगर सीधे तौर पे क्रांति करने पे उस समय के जो राजा होते थे या सरकार होती थी, वो क्या करती थी, क्रांतियों को दमन कर देती थी। उस क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया गया, गुप्त संगठन बनाया गया ताकि गुप्त रूप से उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित, यानी कि जो क्रांतिकारी होते थे इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के विरुद्ध थे, वे सरकार के विरुद्ध तभी होते थे जो सरकार वहाँ की जनता यानी कि अपने नागरिकों को क्या करती थी, नागरिकों पे प्रेशर डालती थी या उनका निरंकुश शासन स्थापित करती थी। यानी कि जो अगर कोई राजतंत्र हो या देश की सरकार अगर वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है तब तो नहीं, लेकिन अगर वो जनता की समस्याओं को क्या कर रहा है, जनता की समस्याओं को का समाधान नहीं कर रहा है और उन पे विभिन्न प्रकार के कर लगा रहा है, उनकी और बोझ डाल रहा है, उनकी स्थिति खराब हो रही है, तब इस प्रकार की भावनाएं उभरती थी, क्रांतिकारी भावनाएं उभरती थी। तो इसके साथ इसी में ऐसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था ज्यूसेपी मेस्सिनी। एक इटली का व्यक्ति था जिसका क्या नाम था, इटली का एक व्यक्ति था जिसका नाम था ज्यूसेपी मेस्सिनी। तो जो इटली का व्यक्ति था ज्यूसेपी मेस्सिनी, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में। ज्यूसेप मेस्सिनी का जन्म हुआ था कब, 1807 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, इसका जन्म हुआ था जेनेवा में। तो क्रांतिकारी था ये कौन, इटली का, जिसका क्या नाम था, ज्यूसेपी मेस्सिनी। इसका जन्म कब हुआ था, 1807 ईस्वी में जेनेवा में। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था, यानी कि जो क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे उसमें गुप्त संगठन था कार्बोनरी, उसका वो क्या था, सदस्य था। तो वो क्या करता था, 24 साल की युवावस्था में ही लिगुरिया में
क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। यानी कि एक स्थान था जिसका क्या नाम था, लिगुरिया, वहाँ पे उसने क्या किया था, क्रांति किया था। इसके बाद उसको उस स्थान से बहिष्कृत कर दिया गया, वहाँ से उसे भगा दिया गया था। उसके बाद उसने क्या किया था, 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। जब उसे क्रांति करने के लिए वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया, तो उसने अपने स्वयं के द्वारा 2 संगठनों की स्थापना की, जिसका पहला नाम था यंग इटली। एक नाम था यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। उसने 2 संगठन बनाए, एक यंग इटली और एक दूसरा यंग यूरोप, जिसके सदस्य कौन कौन से थे, उसके सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन। उसका क्या विचार था, मैसिनी जो था उसका विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों को प्राकृतिक इकाई है। यानी कि जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई, यानी कि राष्ट्र में मनुष्य प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, पैदा किए जाते हैं और वे वहाँ पे रहते हैं। यह किसकी मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई सरकार या कोई राजतंत्र का राजा उन्हें ये अधिकार पाने से रोक नहीं सकता है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के मतलब गणतंत्र बना। यानी कि जो इटली था छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हुआ है, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, उसको एकीकृत करके, यानी कि उसको छोटे छोटे हिस्सों से एक बड़ा इटली के रूप में क्या करना चाहिए, एकीकृत करना चाहिए, उसे गणतंत्र बनाना चाहिए। जो राजतंत्र है उसको समाप्त करके इटली एक स्वतंत्र गणतंत्र राज्य बनना चाहिए। इसका मॉडल किसने, यानी कि इसका स्वप्न किसने देखा था, जोसेफी मैसिनी ने। तो उसने क्या किया, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए, और क्योंकि वह राजतंत्र का विरोधी था और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न मैसिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। यानी कि अंततः उसने क्या किया कि क्योंकि वो चाहता था कि जो राजतंत्र वो समाप्त हो और प्रजातंत्र की स्थापना हो, तो काफ़ी दिन तक क्रांति करने के बाद अंततः उसने विजय पाई और रूढ़िवादियों को उसने क्या किया, हरा दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसे, जोसेफी मैसिनी को। तो बच्चों, आज जो पहला अध्याय था उसका दूसरा टॉपिक था, दूसरा भाग था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्रांतियों का युग जो तीसरा भाग है, लेसन 1 का जो तीसरा भाग है, अध्याय 1 का तीसरा भाग, क्रांतियों का युग 1830 और 48, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।